अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। इट्स मी आम अहमद और आज मैं आपको गैसेस एक्सचेंज इन एलोवेलाई पढ़ाने वाली हूँ। आज हमारा यूनिट 1 का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 1 गैसेस एक्सचेंज हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद भी एक और टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। आज इन दोनों टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी छोटी से छोटी आसान से आसान बात में आपको ये क्लियर कर दूँ मैं, ताकि आप लोगों को किसी भी कोचिंग किसी भी चीज़ की नीड ना हो और आप लोग मेरे चैनल से इजीली सीख सकें। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वक्तों में मैं तमाम आपको चैप्टर्स करवाने वाली हूँ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाने वाली हूँ और तमाम चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगी। डोंट वरी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एट द लेवल ऑफ एलोवेलाई, यानी कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ टेक्स प्लेस होती हैं? एलोवेलाई में। एलोवेलाई क्या होता है? यहाँ पर ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ऑक्सीजन ब्रोड बाय द एयर, यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है एयर से, वो हमारे आरबीसीज यानी वॉइस वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोड बाय द ब्लड गिवन टू द एयर प्रेजेंट इन एलोवेलाई, यानी कि हमारी एलोवेलाई में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, सब कुछ हमारे एलोवेलाई के अंदर होता है। एलोवेलाई क्या करता है? वो हमारे आरबीसीज को भेज देता है फिल्टर करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद द गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन विच बिकम पॉसिबल एट द लेवल बिकॉज बोथ एलोवेलाइज एंड कैपिलरीज एंड ओनली सेल इन थिक्स, यानी द गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इस लेवल पे क्या होता है कि एलोवेलाइज जो है अपने तमाम जो है एलोवेलाइज क्यों ये करती है कि अपना सारा जो है वो आरबीसीज को क्यों भेज देती है, क्योंकि वो एक बहुत सी थिन सी जो है ना वो है सेल लेयर है, तो उसकी वजह से वो आरबीसीज को भेज देती है। फिर उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर समझ में नज़र आ रहा होगा। इस वाले बॉक्स के अंदर आप लोगों ने नज़र दहानी करनी है कि ये क्या कहना चाह रहा है हमें। तो कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं गैसेस एक्सचेंज एलोवेलाई के अंदर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड टेम्परेचर। फिर एक्सपायर्ड एयर के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कितना हमारे पास अंदर जा रहा होता है एक्सपायर्ड एयर, यानी कितना हमारे पास यूज़ होकर बाहर जा रहा होता है। तो इसके अंदर हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब आपने इस फिगर को गौर से देखना है। मैं आपको ये फिगर एक्सप्लेन करने लगी हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। ये चीज़ है हमारे पास इनहेलर, ठीक है ना। इनहेलर सबने देखा होगा, ठीक है ना। यह एक्सहेल्ड एयर है, ये ब्लोइंग एक्सहेल्ड एयर, यानी कि क्या कर रहा है? हवा को खींच रहा है। इनहेलर के जरिए हम हवा को खींचते हैं। ओके, ये बंदा भी बिल्कुल सेम यही कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट उस पर देखें आप लोग, यहाँ पे देखें आप लोग कि यहाँ पे एक सिरिंज लगी हुई है। कॉर्क की जो आपको नज़र आ रहा है, कॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉर्क जो है एक जो है मैं कह दूँ कि एक स्पंजी टाइप का एक होता है कॉर्क, और फिर नीचे इसके अंदर ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर लाइम वाटर भरा हुआ है। तो फिर इस बंदे के अंदर क्या होगा? ये एक्सहेल्ड हो जाएगा, यानी बंदा इसके अंदर हवा ब्रो कर रहा है, ठीक है ना। इनहेलर के अंदर हम क्या करते हैं? हवा को इन करते हैं। इसके अंदर एक्सहेल्ड के अंदर हम क्या करें? हवा को अंदर डाल रहे हैं इस ग्लास ट्यूब के। सिरिंज हमने एक जगह, दूसरी जगह हमने सिरिंज लगाई हुई है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ये होगा एज अ रिज़ल्ट कि हमारे पास जो है पानी में से, लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड सिरिंज के अंदर चली जाएगी। तो पास इनटू लाइम वाटर विथ अ सिरिंज और एयर बीइंग इनटू लाइम वाटर, यानी एयर हमारे पास इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर है, निकाला किससे है? हमने सिरिंज से निकाला है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, यानी किस तरीके से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो रही है हमारे पास ऊपर से यहाँ पे नज़र आप लोगों को आ रही होगी। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक इसीलिए क्लियर करवाया फिगर के अंदर, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये जो है सारा यही क्लियर हमारे पास कर रहा है हमें। ये वाला जो पैराग्राफ है हमें यही क्लियर कर रहा है, लेकिन हम इसको रीड नहीं करेंगे बिकॉज ये हम ऑलरेडी जो है ना क्लियर कर चुके हैं। अब अगर हम आगे रेट ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पे आ जाएं, ये हमारे पास है रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम अगर यहाँ पे आ जाएं हमारे पास, यानी कि हमारा कितना रेट होता है जब हम एक्सरसाइज या भाग दौड़ कर रहे होते हैं। मैं आपको जस्ट उर्दू बता देती हूँ इसकी।
यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं या भाग दौड़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी एयर का जो है ना वो बढ़ जाता है, हमारी एयर बढ़ जाती है, ठीक है ना। हमारी एयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे उसका रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स, यानी मसल्स के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करी होती है ऑक्सीजन की। फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज टूट जाता है और ऑक्सीजन हमारे पास स्टाम हो जाती है। तो इसी के साथ साथ इसी को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी विदाउट ऑक्सीजन के हम किस तरीके से सांस लेंगे, तो वो ग्लूकोज के ज़रिए हम लेंगे, ठीक है ना। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगी हमारे पास, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और ऐसे में हमें जो है ना पेन भी होगा, क्रैम्प भी होगा नॉर्मल मसल्स के अंदर, ओके ना। So lactic acid requires additional amount of oxygen which is term oxygen depth, the extra amount of oxygen obtained through deep breaths। यानी कि हम जो है, जब हम अपने ये प्रैक्टिकल करके चेक करना है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फूल रहा होता है, मतलब तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें दर्द फील हो रहा होता है और हमें क्या होता है कि डीप हम ब्रीथेस ले रहे होते हैं, बहुत गहरी सांसें हम ले रहे होते हैं, तो वो हम जो है ना रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ब्रीथ के वजह से ले रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। सो कभी आपने सुना होगा या आपके घर का कोई ऐसा पेशेंट होगा जो कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे होगा, अल्लाह ना करे कोई आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे आए। अच्छा, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर होता क्या है, ये एक मशीन होती है जो कि फेफड़ों की तरह काम करती है। अब यहाँ पे आपको इस बंदे की हालत नज़र आ रही है, ये बंदा यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, इसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, ठीक है ना। ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर जिससे हवा हमारी ब्लो हो रही है और आउट हो रही है। यहाँ पे ये नर्स खड़ी है, ये इसका ख्याल रख रही है पेशेंट का, और ये पेशेंट जो है हवा इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, तो इसे हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर कहते हैं। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, अ मशीन दैट वर्क्स लाइक अ लंग्स, ओके। वन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, यानी अक्सर होता है हमें सांस की तकलीफ़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर लगवाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ़ होना। पेंसिल ले लें और हाइलाइटर ले लें कि इसके अंदर मैं हाईलाइट करने का और मैं इनके लिखने का मैं आपको बोल दूँगी। सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी सांस लेने में भी हमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रोंकिटिस, हमने ब्रोंकिटिस से एक मिलता जुलता अल्फाज ब्रोंकिस पढ़ा था इसके अंदर, ठीक है ना। सो ब्रोंकिटिस क्या होता है हमारे पास, ब्रोंकी यहाँ पीछे मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो के अंदर, यहाँ पे ये हमने ब्रोंकी के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा ब्रोंकी और ब्रोंकी के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा था, जो कि ट्रेकिया के यहाँ पे था, ये रहा ब्रोंकिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए दिखा दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी रहे। तो ब्रोंकिटिस क्या होता है हमारे पास, ब्रोंकिटिस एक एयर पैसेज वे होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, कैसे इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा होता है कि हमारा जो है ब्रोंकिटिस यानी कि हमारी जो ये यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ये जो जगह होती है हमारी क्या हो जाती है, फूल जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स फूलना, ये फूल जाती है हमारी, तो इसकी वजह से हमें डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। सो ये क्यों होती है, क्या वजह है इसकी फर्स्ट वजह है स्मोकिंग, हाईलाइट करते जाएं, स्मोकिंग, बैक्टीरिया इसकी जो है वजह होते हैं, ठीक है ना। स्मोकिंग तो फर्स्ट वजह है, अगर वो स्मोकिंग नहीं करता तो उसकी वजह सब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी हम किसी को कैसे पहचान सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, यानी हमें खांसी होगी, सबसे पहले कफ, फिर हमें क्या होगा, मोकस सेक्रेशन। मोकस क्या होता है, यानी कि हमें वो बलगम सा महसूस होने लगेगा, हमारी खांसी में जो है ना सब बलगम सा फील होगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर, हल्का सा बुखार होगा और सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जो जब क्या होगा एयर पैसेज वे फूल जाएगा। सो ये है फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सेकंड है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, ये इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एल्वेओलाई डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसके सामने आप लिख लें एल्वेओलाई डैमेज। एम्फाइसीमा में सिर्फ बेसिकली होता ही ये है, एम्फाइसीमा में बेसिकली क्या होता है कि एल्वेओलाई हमारे पास डैमेज हो जाता है। क्यों होता है, वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, यानी कि इंडस्ट्री से जो धुआं वगैरह आ रहा होता है हमारे पास, केमिकली धुआं, तो उसकी वजह से हमें ये एम्फाइसीमा की बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर एल्वेओलाई डैमेज हो जाते हैं। और एल्वेओलाई तो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते हैं। फिर इसकी क्या बीमारी है, लेबोरियस ब्रीथ, यानी कि सख्त सांस, मतलब सांस हमें बहुत मुश्किल से आएगी। फिर इसके अंदर खांसी भी होगी और बलगम भी होगा।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नमूनिया। नमूनिया हमारे पास आम बीमारी है, हर आजकल एक से दूसरे को होती जा रही है। तो ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या होता है, किसके अंदर पाया जाता है? स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन हमारे अंदर होता है। और नमूनिया क्या करता है हमारे पास? एलोवेलाई को इन्फेक्टेड करता है। और फिर जो है ना हमारे पास इसकी उसमें दे में फिल्ड विथ फ्लूइड और पस, द ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, यानी सांस लेने में मुश्किल होगी। पेशेंट को जो है बहुत तेज़ बुखार होगा। सफ़र्स फ्रॉम फीवर, यानी कांपता हुआ बुखार, सर्दी बुखार जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी खांसी होगी। चिल, यानी वो कांप रहा होगा। कपकपाहट होगी उसके अंदर। और फिर इसको चेस्ट पेन होगा। तो ये तमाम निशानियाँ नमूनिया की हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा जो है बहुत ही नॉर्मल हमारे पास बीमारी होती है, अक्सर लोगों को होती है। तो मेरे जो है उसके अंदर तो बहुत है, मेरे इसके ख़ानदान के अंदर तो बहुत है अस्थमा, लेकिन काफ़ी सारे ख़ानदानों के अंदर ये अस्थमा की बीमारी पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अस्थमा क्यों होता है हमारे पास? अस्थमा बेसिकली क्या होता है कि ये दमे की बीमारी होती है। अब ये होती क्यों है? ये हमारे पास बेसिकली अस्थमा का दूसरा नाम एलर्जी भी है। एलर्जी की वजह से भी हो जाती है, जिसके अंदर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होती है, चेस्ट पेन, फीवर, वीजिंग ड्यूरिंग एक्सपेक्टेशन एंड कफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अस्थमा एक्चुअली एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जो कि हमें पॉलेंस यानी प्लांट से हो रहा होता है। हमें प्लांट से एलर्जी हो रही होती है, हमें डस्ट से, स्मोक से, फ़र यानी कि प्लांट्स की वो जो प्लांट्स के नहीं, एनिमल्स के फ़र होते हैं, एनिमल्स के बाल, उसके अंदर भी एलर्जी होती है। फीदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन एयरवेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर पेशेंट, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये इसके अंदर तमाम चीज़ों से हमें एलर्जी होती है। तो हमें इनसे दूर रहना होता है अस्थमा के अंदर, ठीक है ना। फिर जब अस्थमा बढ़ जाती है तो इसके अंदर हमें इन्हेलर भी दिया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और फिर अस्थमा जो है ना, अगर अस्थमा का इलाज ना करवाया जाए तो अस्थमा आगे जाके कॉज ऑफ डेथ भी बन सकता है। तमाम बीमारियां कॉज ऑफ डेथ बन सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको सीरियसली लेना है आपने, और इनमें से कोई भी सिम्टम आने पर आपने डॉक्टर से लाजमी करना है। और अस्थमा की एक और निशानी जो यहाँ नहीं लिखी हुई कि अस्थमा क्यों होता है, एक और कॉज का ये भी होता है कि हेरिडिटी में हमारे अस्थमा हारी होती है, जिसकी वजह से भी अस्थमा हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट है लंग कैंसर। लंग कैंसर भी हमारे पास, कैंसर की बीमारी भी हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे पास हेरिडिटी में आ रही होती है। बीमारियां जो कि हमारी हेरिडिटी में हैं वो हमारे साथ चल रही होती हैं बाय जनरेशन टू जनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लंग कैंसर क्या होता है? ये लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, या स्मोकिंग की वजह से होता है, या स्मोक ये जो है ना हवा के अंदर ये जो एयर पोल्यूशन होती है उसकी वजह से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो है ना सेल्स जो है ना, ख़राब सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ख़राब सेल, गंदे सेल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि उनको जो है ना वो क्या कर देते हैं हम कि अब इस एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो नज़र आने लगते हैं लंग्स के अंदर और अदर टिश्यूज़ के अंदर, यानी हमारे सही सेल्स को जो है ना ख़राब सेल्स खा जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें लंग कैंसर हो जाता है। फिर कौन से साइंस होती हैं लंग कैंसर की? हमारे पास खांसी होती है। खांसी जो है खून के साथ होगी, कफ विथ ब्लड, खून के साथ खांसी होगी। ब्रीथ में मसला होगा। रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, यानी लंग इन्फेक्शन बार बार होगा, बार बार लंग इन्फेक्शन, जिधर डॉक्टर के पास जाओ लंग इन्फेक्शन है। सो ये बार बार लंग इन्फेक्शन होते होते आपको लंग कैंसर ही हो जाएगा। उसके बाद वेट इसके अंदर तेज़ी से लॉस होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट में एंड में ताकत ही नहीं रहती कि हम उठ के पानी का गिलास ही खुद पी लें, ऐसी हमारी हालत हो जाती है इसके अंदर। फिर बॉन एक्की यानी हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है। फिर ये हमारे पास लिखा हुआ है हॉर्सनेस, यानी आवाज़ का भारी हो जाना। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है हॉर्सनेस, जिसकी मीनिंग है आवाज़ का भारी हो जाना। ओके स्टूडेंट्स, वीकनेस हो जाती है क्योंकि हमारा फैट लॉस हो रहा होता है। फिर उसके बाद फटीग, यानी कि थकावट हम सारा दिन कुछ करें भी ना फिर भी हमें थकावट सी महसूस हो रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिया हुआ है, इस चार्ट को आप लोगों ने देख लेना है कि किसको जो है ना कितना जो है ना कौन सी बीमारी कितनी हमारे पास आई है, ठीक है ना। पॉल्यूशन की वजह से हमारे पास 7 मिलियन जो है लोग पॉल्यूशन की वजह से डेथ कर चुके हैं अब तक, ठीक है ना। अब 21% इसके अंदर ये है, ये तमाम आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं। 70 लाख इंसान अब तक जो है पॉल्यूशन की वजह से डेथ कर चुके हैं।
आप समरी के ऊपर आ जाते हैं। समरी आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों ने गौर से पढ़नी है, क्योंकि फिर MCQs वगैरह समरी में से ही आ रहे होते हैं और स्टूडेंट्स समरी नहीं पढ़ रहे होते, कह रहे होते हैं कि हमने पूरा यूनिट पढ़ लिया है, समरी पढ़ के क्या करना है, तो ये गलत कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोगों ने समरी भी पढ़नी है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी रेस्पिरेशन को और फोटोसिंथेसिस को गैसेस एक्सचेंज की नीड होती है। फिर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन तमाम जानदारों के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती हैं। रेस्पिरेशन के दरमियान जो है रेस्पिरेशन जब हो रही होती है तो क्या हो रहा था, फिर ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही होती है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा होता है। फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो है स्टोमेटा के ज़रिए अपना गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, रेस्पिरेटरी सरफेस पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, गीला, परमिएबल, यानी तमाम चीज़ों को अपने अंदर से जाने दे। फिर उसका जो है जितना वो सरफेस एरिया जितनी बॉडी है उसे 20 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। फिर रेस्पिरेटरी हमारे पास कौन सा है, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मैन कौन सा है, एल्वेओलाई, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद जो है दोनों लंग्स के अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ एल्वेओलाई होते हैं। फिर एयर पैसेजवेज लीड टू एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेओलाई। एयर पोल्यूशन कॉज द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी हमारे पास जो है एयर पोल्यूशन ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करी होती है। कैसे, क्योंकि हम जब सांस ले रहे होते हैं तो एयर पोल्यूशन होती है तो वो हमारे अंदर चली जाती है, तो इससे हमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ, यानी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए हमें क्लीन एयर लाजमी हमारे लिए नीड है। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको एक्सरसाइज हल करवाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बाकी की पिछली तमाम वीडियोज़ का मैं इसके अंदर लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने वहाँ से जाकर ले लेनी है। ओके।